हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। ये हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं हम फिजिक्स के सेकंड पार्ट 11th क्लास का, जो चैप्टर नंबर 9 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसका ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं बाकी वीडियोस में। ये लास्ट टॉपिक है और ये आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कि किसी तार को अगर आप कोई तार लें, रबर का ले लें, स्टील का ले लें या कॉपर के ले लें, किसी भी तार को अगर आप खींचेंगे, खींचने के बाद यदि आप छोड़ देंगे तो प्रत्यास्थता के कारण वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। ऐसा हम सीखे हैं। अब जैसे हमने इसको खींचा तो खींचने में हमारा बाह्य कार्य करना पड़ा। तो जब हम तार को खींचेंगे तो तार के अंदर के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो परमाणु हैं, जो अणु हैं, वो आपस में एक बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं किसी ठोस के। और वो सभी पदार्थों में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ की जो अवस्था ठोस होती है उसमें सबसे ज्यादा अंतराणविक बल पाया जाता है, अर्थात छोटे छोटे पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा अंतराणविक बल होता है। तो जैसे हम बाहर से खींचेंगे तो हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा, अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो जो बाह्य कार्य करना पड़ेगा वो अंतराणविक बलों के बीच में विस्थापन भी होगा। तो जो बाह्य कार्य होता है वही अंतर आणविक बलों के जो वहां पर लगा हुआ होता है उस फॉर्म में जो है वो उस तार की स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता रहता है। जितना कार्य हम बाहर से खींचने में कर रहे हैं वही कार्य तार के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर तार की स्थितिज ऊर्जा, तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है कि अगर हम बाह्य कार्य निकाल दे तार पर तो हम स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक तार लिया है जो एक गोल है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। ये तार के सिरा है, ऊपर वाला AB, नीचे वाला है CD। किसी बाह्य बल से हमने इसको खींचा, खींचने के बाद में इसकी जो लंबाई है उसमें वृद्धि डेल्टा L हो जाती है। खींचने के बाद तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो जाती है। अब जब हमने इसको इतना, ये इसका मूल तार की जो लंबाई थी वो यहाँ तक है। जैसे हमने इसको खींचा बाह्य बल से तो इतना और बढ़ गया। अब इतना बढ़ गया इस बल के द्वारा, तो इस पर कार्य किया गया होगा। क्योंकि बल कार्य क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो ये विस्थापित तो हुआ है, ठीक है। अब हम इसी कार्य की गणना करेंगे, वही इस तार की प्रत्यास्थ ऊर्जा कहलाएगी, जो कि इस तार के अंदर इकट्ठी हो जाती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मतलब उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा बनती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये हमारे पास में वैल्यूज हैं। देखिए, जब तार प्रारंभिक अवस्था में है कोई बल नहीं लगाया गया, जब तार प्रारंभिक अवस्था में है तो कोई बल नहीं लगाया गया, बल शून्य है। जैसे ही हमने तार पर बल F लगाया तो उसमें विस्थापन हुआ डेल्टा है। तो हम क्या मान निकाल सकते हैं कार्य करने के लिए, क्योंकि ये एकदम से तो नहीं आया होगा डेल्टा, धीरे धीरे बढ़ा होगा, तो बल की वैल्यू भी बढ़ती चली गई होगी। जैसे जैसे और विस्थापित करेंगे और अधिक बल लगा होगा, तो बल यहाँ पर वेरिएबल है। जो हमारा बाह्य बल है वो कांस्टेंट वैल्यू बल की नहीं है, ये वेरिएबल है। कंटिन्यू बल बढ़ाया होगा तब ये विस्थापन आया होगा। तो इसलिए यहाँ पर कार्य निकालने के लिए हम एवरेज बल का यूज करेंगे। ओके, तो एवरेज बल मतलब औसत बल। तो F एवरेज बराबर हो जाएगा हमारा प्रारंभिक बल प्लस अंतिम बल बटे 2। ठीक है, प्रारंभिक बल इस तार के ऊपर शून्य था, क्योंकि जब इसमें बल ही नहीं लगा था तो ये प्रारंभिक कंडीशन में। उसके बाद हमने इस पर F बल लगाया बटे 2। तो हमारा जो एवरेज बल है, जो एवरेज फोर्स है, वो आ गई F/2। F एवरेज कितनी आ गई, F/2। अब इतनी फोर्स लगाने पर कितना विस्थापन मिला, डेल्टा है। तो हम कार्य निकाल सकते हैं। अतः तार पर किया गया बाह्य कार्य, एक्सटर्नल वर्क डन, W हो जाएगा औसत बल गुणा विस्थापन। औसत बल कितना है हमारा, F/2। विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा L का। तो वर्क डन कितना आ गया हमारा वर्क डन आ गया 1/2 F × डेल्टा L जूल।
इतना बाह्य कार्य करना पड़ेगा इस तार को डेल्टा एल तक विस्थापित करने में, और यही बाह्य कार्य इस तार के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो तार है उसकी स्थितिज ऊर्जा भी इतनी है, इस कार्य के बराबर ही है। अर्थात तार की जो स्थितिज ऊर्जा है वो U बराबर हो जाएगी इस कार्य के, या U का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा F इंटू डेल्टा एल जूल। ये हमारी आ गई तार की स्थितिज ऊर्जा। ओके, अब इसको जो है हम और फॉर्मूला इसके अलग अलग तरह के बना सकते हैं, कुछ इसमें परिवर्तन करने के बाद, कुछ इसमें क्या करने के बाद, परिवर्तन करने के बाद। अब अगर मैं AL से ऊपर नीचे गुणा करूं, AL मतलब ये एरिया, L मतलब ये लंबाई, AL से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या मिलता है हमको, U बराबर हो जाता है 1/2 गुणा F गुणा डेल्टा, ये तो पहले था, AL से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर दिया हमने ऊपर नीचे, AL से मल्टीप्लाई। अब ये F/A को अलग लिख लें, चलिए नेक्स्ट लाइन पे जरा देख लें कि F/A अलग लिखा जा सकता है, और ये डेल्टा L/L कैपिटल L एरिया और लाइन एरिया, तो कैपिटल L आ गया, और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा AL बचा है। ठीक है, अब यदि हम इसको देखें तो इसे ध्यान से देखें तो एक प्रतिबल है और ये विकृति है, तो हमारा U का जो सूत्र है वो प्रतिबल और विकृति के रूप में बन गया। इससे क्या फायदा हुआ कि प्रतिबल और विकृति के रूप में आ गया, गुणा प्रतिबल, और ये क्या है विकृति। और जरा इसको देखें तो तार के आयतन को डिनोट नहीं कर रहा, तार का क्षेत्रफल में उसकी लंबाई से गुणा करते हैं तो तार का आयतन आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा तार का आयतन। स्थितिज ऊर्जा जो है किसी तार पर लगाए गए प्रतिबल, तार में उत्पन्न विकृति और तार के आयतन तीनों के बराबर होती है। ओके, ये आ गया हमारा दूसरा सूत्र, ये भी सूत्र है, ये भी फॉर्मूला है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो है ये इसका मात्रक वही रहेगा भैया जूल जो पहले वाला था। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे और चेंज कर सकते हैं। अगर जो हम तार इस प्रकार कर लें कि जिसका आयतन एकांक हो, आयतन एकांक होने का मतलब क्या है, AL की वैल्यू 1 हो, AL की वैल्यू कितनी हो 1 हो, तो रख कर देते हैं इसे यहाँ से, AL की वैल्यू कितनी हो 1 हो, यदि AL बराबर हो 1, मतलब एकांक आयतन का तार हो, अर्थात तार का आयतन एकांक है, तब U बराबर हो जाएगा, तो U को जो है सिंपल U से दिखा देते हैं, U बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति। ठीक है, ये आ गया हमारा एकांक आयतन के तार की स्थितिज ऊर्जा, ये यूनिट होगी जूल। ओके, अब एकांक वो क्वेश्चन में हमें देगा कि एकांक आयतन का एक तार है, उस पर इतना प्रतिबल लगाया गया है और इतनी विकृति जनरेट हुई है, तो स्थितिज ऊर्जा बताइए, तो हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर वो प्रतिबल ना दे करके हमको यंग का प्रत्यास्था गुणांक दे दिया हो, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला बना देंगे। देखिए विकृति से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अगर हम विकृति से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो देखिए क्या पाते हैं, U हो जाएगा 1/2 प्रतिबल बटे विकृति, और ऊपर विकृति की विकृति में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा विकृति का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूले की अलग अलग फॉर्म है, ये अलग अलग टाइप है, फॉर्मूला वही चल रहा है, ये सब स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले हैं कि अगर ये वैल्यू ना गिवन हो, प्रतिबल विकृति और आयतन गिवन हो तो ये लगा दो, एकांक आयतन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर यंग का प्रत्यास्था गुणांक हो तो अब यहाँ का फॉर्मूला बन जाएगा उसके लिए। देखिए ये यंग के प्रत्यास्था गुणांक को नहीं डिनोट कर रहा, इसकी जगह हम y रख सकते हैं, 1/2 गुणा y गुणा विकृति का स्क्वायर, ऐसे भी तो रख सकते हैं इसको, ये ऐसे भी तो रख सकते हैं बेटा, तो ये जूल हो गया। तो अगर वैल्यू हमें y की गिवन हो तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
अगर हमारे पास y की वैल्यू गिवन हो तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था हमारे किसी तार के अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है उसके लिए डेरिवेशन फॉर्मूला। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इतने सारे फॉर्मूले क्यों आए हैं और कैसे आए हैं। अब यदि कहीं पे हमें एक चीज और सीख लें, यदि हमें कहीं पर प्रतिबल और विकृति का ग्राफ दे दे, क्या दे दे, प्रतिबल और विकृति का ग्राफ दे दे, ऐसा करके प्रतिबल और विकृति का ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्सिस है, ये हमारा प्रतिबल को डिनोट कर रही है ये वाली एक्सिस, तो ये वाली हमारी विकृति को डिनोट कर रही है, और ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। तो जहां तक भी हमें कैलकुलेट करवाए वो, तो इस ग्राफ का जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है क्षैतिज लाइन के साथ, वो स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करता है एकांक आयतन, अर्थात किसी तार के एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो प्रतिबल और विकृति का जो ग्राफ बना हुआ है उसका जितना भी एरिया होगा अंडर दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो एरिया हमें प्रति एकांक आयतन के तार की स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करता है। ओके, कहां को डिनोट करता है, क्यों, क्योंकि देख भी सकते हो अगर ये ओ ए बी पॉइंट हो तो त्रिभुज नहीं बन गया, तो त्रिभुज क्या हो जाता है 1/2 आधार गुणा क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार की वृत्ति गुणा ऊंचाई, और वही फॉर्मूला आ जाएगा जो हमारा पहले वाला था। ओके, आज की क्लास खत्म होती है, वीडियो को ध्यान से देखें, देखते रहें। ओके, समझ में आएगा तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है आपका, तो सॉरी चैप्टर नंबर 9 वन आपका सेकंड पार्ट का है। इसके बाद जो है अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 10। तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो को देखते रहें। थैंक्स।